ब्रायोफाइटा के बाद अगला टॉपिक आता है टेरिडोफाइटा। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने विकास की दृष्टि से देखा, शुरुआत में प्लांट किंगडम के बारे में जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा, शैवालों के बारे में, जहाँ पर वो केवल एक ऐसे जीव थे जिनमें जड़ तन पत्तियां का नाम भी चर्चा नहीं हुआ था। फिर ऐसे ऐसे विकास की दृष्टि में हम प्लांट किंगडम के आगे में बढ़े। फिर हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा जिसमें जड़ तन पत्ती तो वास्तव में होते नहीं, केवल उसकी तरह आभास होती हैं। तो उसी तरह विकास की दृष्टि से प्रकृति में परिवर्तन होते रहे। जैसे ब्रायोफाइटा में बताया, वे जल स्थल चर होते हैं। वे चट्टानों पर ऐसे प्रथम सजीव थे जो वहाँ पर उगे और वहाँ पर चट्टानों को अपघटित किया। उच्च कोट के पौधों को मतलब अंकुरित होने के लिए, विकसित होने के लिए वहाँ पर उसके लिए अनुकूलनशीलता बनाया आदि। ऐसे विकास की दृष्टि से हम देखते हैं कि मतलब धीरे धीरे विकास किस दृष्टि से हो रहा है। उसी प्रकार अगले स्टेप में उसका अगला टॉपिक है टेरिडोफाइटा, जो कि ब्रायोफाइटा से ज़्यादा विकसित है। इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो हम देखेंगे कि एक प्लांट किंगडम में किस तरह से एक छोटे से सजीव पौधे से मतलब किसी जीव से फिर सजीव से वो किस तरह आगे ग्रो कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ओके, तो हम आज जानते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जैसे हम पिछले क्लास में पढ़े थे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हमने वास स्थान देखा। वास स्थान वो कहाँ पर पाए थे? छायादार स्थानों पर पाए जाते थे, नम स्थानों पर पाए जाते थे। जैसे कुछ मॉस थे या फिर लेवबर्ड थे, दलदले स्थानों पर भी पाए जाते हैं, नदियों के किनारे। उसी तरह ये देखिए इनका वास स्थान ठंडे स्थानों पर, गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ पौधे इनके रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह ग्रो करते हैं, फिर उगते हैं। ओके, उसी कर देते हैं। हम देखे थे उसका भी काफी आर्थिक महत्व था। ब्रायोफाइटा का पारिस्थितिक दृष्टि से भी हुआ था और कई चीजों से भी आर्थिक महत्व दिया था। उसका ये इसका भी टेरिडोफाइटा का भी हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका हम उपयोग करते हैं। इसमें फन है, टेरिडोफाइटा में एक फन है जिसका उपयोग हम शादी समारोह में या घरों पर आदि कई जगह हम इसके सजावट के उपयोग में करते हैं। इससे हमें अच्छा लगता है, ये इसका उपयोग हम सजावट में करते हैं, तो इसका उपयोग हमें समझ में आता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हुए। याद रखना, विकास की दृष्टि से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। ब्रायोफाइटा जल स्थल चल दोनों था, जल में भी रहता था और स्थल पर भी, और ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे थे। ओके, इसकी प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट थी, जबकि ब्रायोफाइटा की क्या थी? एक तरह देखो, मैं तुलना करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो अगर अलग अलग पढ़ोगे कि ब्रायोफाइटा की थ्योरी है कोई रट लेंगे, याद हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, मिलान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे विकास हो रहा है पौधों का। तो विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा जो ब्रायोफाइटा से काफी आगे निकल गया। तो उसमें देखो ब्रायोफाइटा की प्रभावी अवस्था क्या थी? युग्मकोद्भिद थी, जबकि इसकी प्रभावी अवस्था जो है स्पोरोफाइट है। ओके, अर्थात स्पोरोफाइट में युग्मनज बनते जो हैं, तो उसके पश्चात जो स्पोरोफाइट वाली व्यवस्था होती है, इसमें ये वाली व्यवस्था इसकी प्रभावी स्टेज होती है, जबकि उसमें युग्मकोद्भिद यानी युग्मनज जो बना था वही प्रभावी अवस्था बन गई थी। और देखो इसमें क्या क्या विकसित हुआ। वास्तविक मूल तना पत्ती उपस्थित थी। देखो यहाँ पर क्या बोलो, वास्तविक मूल तना पत्ती अर्थात जड़ तना पत्ती टेरिडोफाइटा वाले क्लास में वो आ गए, विकसित हो गए। जहां एक तरफ था ब्रायोफाइटा में कि ये केवल आभास कराते थे कि ये जड़ तना पत्ती है, लेकिन वास्तव में होते नहीं थे। वे आगे चल कर टेरिडोफाइटा में विकसित हुए और वे जड़ तना पत्ती के रूप में विकसित हुए, अलग अलग विभाजित हुए, यानी डिफ्रेंसिएशन हो, मैच्योरिटी आई इनके अंदर। उसी प्रकार इनके अंदर संवहन भी पाया गया। अब संवहन ऊतक क्या है? संवहन ऊतक एक ऐसे प्रकार का ऊतक है जो कि पौधों को खनिज, जल आदि चीजें या फिर प्रकाश संश्लेषण आदि सारी प्रक्रिया करवाता है। उन सब में संवहन ऊतक में मुख्यतः यह है
जाइलम फ्लोएम। नाम तो सुने ही होंगे ना। तो जाइलम फ्लोएम इसमें आ गया, टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम। अब जाइलम का उपयोग तो जानते हैं कि मतलब पृथ्वी से जल, खनिज, लवण आदि को ये ऊपर की साइड ले जाता है, जबकि फ्लोएम जो है ये पूरे पौधे को मतलब प्रकाश संश्लेषण कराता है, मतलब शाखाएं को से सभी पूरे पौधे को पोषण प्रदान करने का कार्य जो है समान ऊतक के अंतर्गत आती है। तो हमने देखा कि विकास की दृष्टि से कैसे कैसे ये ग्रो हो रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं ये एक रिकॉर्ड के अनुसार जो है ना 3.5 मिलियन वर्ष से पूर्व प्रभावी वनस्पति थी। वनस्पति कितने वर्ष पूर्व? 3.5 मिलियन पहले ये बहुत ही विस्तृत रूप से प्रभावी वनस्पति किसी एक रिकॉर्ड के अनुसार, मतलब जैसे इतिहास को लिखता है कि ये बहुत पहले समय ये हुआ था, उसी प्रकार इसको भी ये लिखा गया था, इसका अध्ययन किया गया था। तो उसमें बताया गया कि 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व ये प्रभावी वनस्पति थे, इनका वर्चस्व था पृथ्वी पर। इसी प्रकार देखते हैं निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है तो जाहिर सी बात है, निषेचन के लिए अगर पानी की आवश्यकता हो रही है तो प्रेजेंट टाइम में इनका जो विस्तार है इनका ये सीमित दायरा तक ही रह गया। क्यों? क्योंकि अब जैसे स्थल में कोई है तो अब उसे निषेचन करने के लिए अगर पानी की आवश्यकता पड़ी तो हर जगह तो जल हो नहीं सकता, तो निषेचन भी जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा, जिससे इनकी एक सीमित दायरा तक ही रह गए। और निषेचन होते कैसे? निषेचन पहले तो आप जान लीजिए क्या होता है। निषेचन एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक, अर्थात मेल और फीमेल युग्मक होते हैं जिनसे ये फर्टिलाइज होते हैं, मतलब निषेचित होते हैं, अर्थात उनको क्रॉस होता है तो एक युग्मक का युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। जैसे कोई एक सेल है, ये एक सेल, ये जब एक सेल मेल का है अर्थात युग्मक एक सेल युग्मक का है, एक सेल मेल का है, एक सेल फीमेल का है, तो जब ये मिलेंगे तो एक सेल का निर्माण करेंगे तो उसे युग्मनज अर्थात जाइगोट बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो मेल युग्मक होता है पुंखानी होता है और जबकि फीमेल युग्मक जो होता है ना, मतलब लिंग इसका जो होता है वो स्त्रीधानी होता है। पुंमंग से पुंधानी से पुंमंग निकलेगा अर्थात वो मेल युग्मक होगा, जो कि स्त्रीधानी के कहां पर पहुंचेगा? ये वाला पार्ट जो है स्त्रीधानी किसके पुंमंग में पुंमंग निष्कर्षित हुआ और वो स्त्रीधानी के कोष्ठक में, मतलब जो उसके पास सेल रहता है वहां पर पहुंचेगा, जो कि जल में होता है। तो इसका सीमित दायरा रहता है, ये बताया आपको। तो जल में पहुंचेगा तब उसका फर्टिलाइजेशन होगा, तभी वो एक नए पौधे का निर्माण कर सकेगा। समझ आ गया? निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसमें देखते हैं टेरिडोफाइटा के वर्ग, मतलब इसमें 4 क्लास दिए गए हैं जो कि पढ़ना नहीं है, बस इसको नाम याद लेंगे। साइलोप्सिरा, लाइकोप्सिरा, स्फिनोप्सिरा, टेरिडोप्सिरा। इसमें इसके एग्जांपल हैं साइलोप्सिरा के अंदर साइलोटम, उसके बाद लाइकोप्सिरा के अंदर सिलेजनेला तथा लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिरा में इक्विसिटम, इरोफिडम, ड्राफ्टेस तथा एडियंटम। इतना समझ में आ गया? तो हमने जाना कि जैसे जैसे हम प्लांट किंगडम के आगे में बढ़ते हैं इस लेसन के अंदर, वैसे वैसे हम आगे अभी और कई ऐसी चीजें पाएंगे जो कि अगले क्लास में यानी कि जिम्नोस्पर्म में हम देखेंगे कि टेरिडोफाइटा से भी अधिक वो विकसित होंगे, जिनमें इसमें एक चीज और, यहाँ पर इसी टेरिडोफाइटा में ही बीजाणु बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखना, इसमें देखो टेरिडोफाइटा में वो क्वेश्चन पूछेगा टेरिडोफाइटा या फिर बड़ा फाइटा की तुलना कीजिए, तो हम तुलना कर सकते हैं वास्तव मूल तना पत्ती, उसके बाद स्थान में, उसके जनन में, उसके आर्थिक महत्व में। तो आज काफी चीजें हैं कि जो हम विकास की दृष्टि से हम उसको लिख सकते हैं अच्छे से। ओके, अच्छे से अध्ययन करो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जिम्नोस्पर्म बताएंगे जो कि प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें भी देखेंगे कि ये अब इससे वो किस तरह भिन्न होता है, उसमें क्या एक नया मैच्योरिटी आता है, ये सब जानेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है।